स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनीषा's वर्किंग क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट सोप एंड डिटर्जेंट विच इज अ सब टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर कार्बन कंपाउंड ऑफ क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड। सोप एंड डिटर्जेंट हम लोग डेली यूज करते हैं। सोप एंड डिटर्जेंट नहाने के लिए, बर्तन धोने के लिए, कपड़े को धोने के लिए, इन सारे चीज़ों के लिए, या शैम्पू, जो आप लोग शैम्पू यूज़ करते हैं, ये सारे के सारे सब्सटेंस जिनकी क्लींजिंग प्रॉपर्टी होती है, यानी वो सारे सब्सटेंस जो साफ करने के काम में आते हैं, जो गंदगी को धो डालते हैं, उसे कहते हैं सोप और डिटर्जेंट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक बेसिक कॉन्सेप्ट लेंगे कि आखिर सोप किस चीज़ का बना होता है, उसका केमिकल क्वालिटी यानी केमिकल स्ट्रक्चर उसका क्या होता है, वो कैसे वर्क करता है। हम लोग नहा रहे हैं तो कैसे हमारी बॉडी से वो गंदगी को निकाल रहा है, कपड़े धो रहे हैं तो किस तरह से वो कपड़ों से गंदगी को निकाल रहा है, बर्तन यदि साफ किया जा रहा है तो किस तरह से वो बर्तन को क्लीन करता है, डर्ट क्या है, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट एंड विच इज बेटर वन। इन सारी चीज़ों की जानकारी हमें आज के इस वीडियो से मिलने वाली है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक, सोप एंड डिटर्जेंट। सोप एंड डिटर्जेंट यानी सोप वैसे सब्सटेंस को कहते हैं जिसका क्लींजिंग एक्शन होता है विथ वाटर, पानी के साथ मिलकर, जो आसानी से किसी भी चीज को साफ कर देता है। साफ कर देता है इट मीन्स कि किसी भी चीज से वो गंदगी को हटा देता है। पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिर ये सोप है क्या या ये डिटर्जेंट है क्या, और उसके बाद फिर हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए। बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सोप एंड डिटर्जेंट, डिटर्जेंट को हम लोग नॉन सोपी सोप भी कहते हैं। नॉन सोपिंग सोप या सोपलेस सोप भी कहते हैं। दोनों की क्वालिटी सेम होती है इन क्लींजिंग एक्शन, बट दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल स्ट्रक्चर इन दोनों का अलग अलग होता है। आप लोगों को इसका केमिकल स्ट्रक्चर का सिर्फ एक बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना है, उसका डिटेल आप लोगों को हायर क्लासेस में पढ़ना है। सोप क्या होता है? सोप होता है सोडियम आयन और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। फैटी एसिड, फैटी एसिड इज अ काइंड ऑफ कार्बोऑक्सिलिक एसिड। याद कीजिए, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को कार्बोऑक्सिलिक एसिड एंड यानी इथेनॉइक एसिड का जो मेरा वीडियो है उसमें आप लोगों को ज्ञात होगा कि कैसे वो सोडियम एंड पोटेशियम के साथ रिएक्शन करता है। सेम उसी रिएक्शन के द्वारा ये बनता है। एक्चुअली फैटी एसिड पाया जाता है ऑयल्स में एंड फैट्स में। बेसिकली इट इज फाउंड इन वेजिटेबल ऑयल। जो भी वेजिटेबल ऑयल है, पाम ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, इन सभी में फैटी एसिड बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। फैटी एसिड इज अ काइंड ऑफ कार्बोऑक्सिलिक एसिड। याद कीजिए आपको रिएक्शन जो मैंने इथेनॉइक एसिड में बताया था, RCOOH। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कार्बोऑक्सिलिक एसिड। और जैसे ही ये कार्बोऑक्सिलिक एसिड सोडियम के साथ रिएक्शन करता है तो ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है। कौन? सोडियम। सोडियम इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और बना देता है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोऑक्सिलिक एसिड। उसी प्रकार से ये कार्बोऑक्सिलिक एसिड सोडियम के स्थान पर यदि पोटेशियम के साथ रिएक्शन करेगा तो बना देगा पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोऑक्सिलिक एसिड। तो जो सोप होता है हमारे पास, चाहे किसी भी प्रकार का आप सोप ले लें, वो क्या होता है? लॉन्ग चेन। अब लॉन्ग चेन यहाँ पर कहने का मतलब, हमने अभी तक 10th क्लास में कितने तरह के चेन्स पढ़े हैं? 10 टाइप्स। इट मीन्स कि वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन एटम की संख्या 1 हो,
देन फिर 2 हो, 3 हो, 4, 5, 6 यानी डेका यानी 10th कार्बन एटम तक का चेन हम लोगों ने पढ़ा है, जिसका नोमेनक्लेचर भी हमने पढ़ा है। हायर क्लासेस में आप लोगों को उससे ज़्यादा कार्बन चेन के नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ना है, तो इस क्लास में आप लोगों को उसका नोमेनक्लेचर नहीं पढ़ना। बट जो सोप होता है ये होता है लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड, वंस अगेन आई रिपीट, इट इज अ टाइप ऑफ कार्बोऑक्सिलिक एसिड। लॉन्ग चेन कहने का मतलब है कि इसमें जो कार्बन की संख्या होती है वो 15, 17, 35, 100, 50 मतलब ये कितनी भी हो सकती है। लॉन्ग चेन यानी कार्बन एटम की संख्या 15 और मोर देन 15 है, इसे ही हम लोग लॉन्ग चेन कहते हैं। तो ये जो कार्बोऑक्सिलिक एसिड है जो कि फैटी एसिड है, ये होता है लॉन्ग चेन। यहाँ मैंने 2 एग्जाम्पल लिखा है। C17 यानी इस वाले में कार्बन की संख्या है 17। सेकंड मैंने लिखा है C15 यानी इस वाले में कार्बन की संख्या यानी यहाँ जो R है, इस R का जो लेंथ है उसमें कार्बन की संख्या है 15 यानी टोटल इसमें कार्बन की संख्या हो गई 16 एंड इसमें कार्बन की संख्या हो गई 18। इज दैट क्लियर? तो यदि कोई पूछे व्हाट इज सोप केमिकली, तो सोप इज सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। फैटी एसिड इज अ काइंड ऑफ कार्बोऑक्सिलिक एसिड। अब कार्बोऑक्सिलिक एसिड है तो उसके एंड पर COOH आपका मौजूद रहेगा, और जब भी ये किसी ऐसे केमिकल के साथ रिएक्शन करेगा, रिएक्शन भी अभी मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को, तो सोडियम रिप्लेस कर देगा हाइड्रोजन को और उसकी जगह अटैच हो जाएगा, या पोटेशियम रिप्लेस कर देगा हाइड्रोजन को, उसकी जगह वो अटैच हो जाएगा, और इस तरह से बन जाएगा सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। एंड दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सोप केमिकली। इज दैट क्लियर? सेकेंड टाइप यानी सोपलेस सोप, जिसे हम लोग डिटर्जेंट कहते हैं, वो डिटर्जेंट में थोड़ा सा डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है। लॉन्ग चेन तो यहाँ पर भी मौजूद होता है, बट एट द एंड यहाँ सिर्फ सोडियम या सिर्फ पोटेशियम है, लेकिन इसमें क्या होता है कि एट लास्ट इसमें 2 तरह के कंपाउंड जुड़ जाते हैं, 2 तरह के कंपाउंड रेडिकल यहाँ जुड़ जाते हैं, जिसमें से एक होता है बेंजीन सल्फोनेट, बेंजीन सल्फोनेट, एंड द सेकंड वन इज हाइड्रोजन सल्फेट। क्लियर? और इस तरह से इसका डेफिनेशन हो जाता है कि डिटर्जेंट इज सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड और अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। क्योंकि जिस प्रकार से सोप में हाइड्रोजन को रिप्लेस करके सोडियम या पोटेशियम अटैच हुआ था, यहाँ पर इस लॉन्ग चेन में COO वाले पूरे ग्रुप को रिप्लेस करके बेंजीन सल्फोनेट या हमारा हाइड्रोजन अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट ये अटैच हो जाता है। इस तरह से इसकी केमिकल प्रॉपर्टी थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, ये थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म हो जाता है सोप का। दिस इज नोन एज सोपलेस सोप। अब यहाँ यदि मैं सोप और डिटर्जेंट की बात कर रही हूँ, मार्केट में बहुत सारी कंपनी के सोप मौजूद हैं, डिटर्जेंट मौजूद हैं, तो आप लोग उसमें डिफ्रेंशिएट करना शुरू नहीं कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि मैं डिटर्जेंट की बात करूँ तो वैसा नहीं है कि कोई केक इट मीन्स जो सोप जो साबुन आता है, जैसे रिन साबुन आता है, बहुत सारी कंपनी के साबुन आते हैं, तो वो साबुन एंड पाउडर, आप सोप का मतलब सिर्फ साबुन की टिकिया इसे ना समझ लेना, और डिटर्जेंट का मतलब लूज पाउडर नहीं समझ लेना। जो लूज पाउडर आता है उसमें भी एक सोप होता है और दूसरा डिटर्जेंट हो सकता है। जो साबुन की टिकिया आती है, जो सोप केक आता है मार्केट में, ठीक है,
उसमें भी कोई सोप की क्वालिटी वाला हो सकता है और कोई डिटर्जेंट की क्वालिटी वाला हो सकता है। तो ये क्वालिटी में क्या अंतर है, ये जब मैं सोप और डिटर्जेंट के बीच में और ज़्यादा डिफरेंसेस क्लियरिफाई करूंगी तो आप लोगों का ये क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जैसे मैं बात करती हूँ सोप, बच्चे क्या समझ जाते हैं, अच्छा साबुन की टिकिया, रिन सोप एंड सो ऑन, इस तरह से जो भी साबुन आता है या विम बार जो भी साबुन आता है वो है सोप, और जो लिक्विड या जो पाउडर आता है मार्केट में वो हो जाता है डिटर्जेंट। ऐसी बात नहीं है, हमारा जो भी टिकिया हो वो भी डिटर्जेंट हो सकता है, और जो लूज पाउडर हो या जो कोई लिक्विड हो वो भी सोप हो सकता है। तो आप लोग इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। आई थिंक आप लोगों को इसका केमिकल स्ट्रक्चर क्या है ये क्लियर हो गया होगा। मैं फिर से एक बार बता दूं, सोप क्या है, सोप है सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड विच इज अ काइंड ऑफ कार्बोऑक्सिलिक एसिड, बट डिटर्जेंट इज सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसके एक एंड पे बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इट इज सोडियम सॉल्ट। अब देखिए जैसे यहाँ COO ग्रुप है, इसके एंड पर क्या है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये अटैच्ड है जिसके साथ सोडियम आकर अटैच हो गया है, यही डिफरेंस रहता है। दूसरा, या तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड या बेंजीन सल्फोनेट रहेगा, या एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट रहेगा जिसके साथ सोडियम आकर अटैच हो जाएगा। तो यहाँ है RCOO, बट यहाँ है RC6H4SO3, यानी यहाँ SO4 था जिसे हटाकर H लगा हुआ था, यहाँ इस हाइड्रोजन को हटाकर सोडियम अटैच हो गया। यही अंतर होता है इसके केमिकल स्ट्रक्चर यानी इसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में। आई थिंक आप लोगों का ये क्लियर हो गया होगा। यदि नहीं क्लियर हुआ हो तो आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आप लोगों को जरूर दूंगी ना। अब हमारा नेक्स्ट है कि आखिर ये सोप बनाया कैसे जाता है। सोप बहुत तरह के कलर के होते हैं, बहुत तरह का उनका टेक्सचर होता है, कोई केक के फॉर्म में होता है, कोई पाउडर के फॉर्म में होता है, कोई लिक्विड के फॉर्म में होता है, उनका कलर डिफरेंट होता है, उनका स्मेल डिफरेंट होता है, क्लियर। बट हर एक साबुन को बनाने के लिए कुछ बेसिक चीज चाहिए, हम लोगों को वो बेसिक प्रॉपर्टी ही पढ़नी है, यानी बेसिकली सोप कैसे बनाया जाता है। ये अलग बात है कि आप उसमें कोई और कलर डाल दीजिए, कोई और आप सब्सटेंस, आपको नीम सोप बनाना हो तो आप उसमें नीम डाल सकते हो, रोज सोप बनाना हो तो आप उसमें रोज का लिक्विड कोई एसेंस आप डाल सकते हो। इस तरह से हम लोग अलग अलग वेराइटी के सोप्स को बनाते हैं, बट कहीं ना कहीं कुछ न कुछ बेसिक तो होता है। तो हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं कि आखिर लेबोरेटरी में या इंडस्ट्रीज में कैसे सोप को बनाया जाता है। बहुत ही आसान है सोप को बनाना। मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को एक प्रोसेस बताया था, स्पॉनिफिकेशन। स्पॉनिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस था जिसमें ईस्टर किसी बेस या एल्कली के साथ रिएक्शन करता था और अपने पैरेंटल कार्बोऑक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल को वो देता था। सेम यही प्रोसेस हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं इन द प्रिपरेशन ऑफ सोप। यानी कि यदि क्वेश्चन पूछा जाए 1 मार्क्स में, यदि ये क्वेश्चन आए कि नेम द मेथड टू प्रिपेयर सोप, तो आपका आंसर होना चाहिए स्पॉनिफिकेशन। ये अलग बात है कि प्रीवियस वीडियो में मैंने जो एस्टर बनाने का तरीका बताया था वो इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड से बनाया था, वैसे एस्टरिफिकेशन भी मैंने डिटेल में, यानी एस्टर वाला जो मेरा वीडियो है उसमें आप लोगों ने डिटेल में पढ़ा होगा कि किस तरह से कोई भी कार्बोऑक्सिलिक एसिड किसी भी अल्कोहल के साथ मिलकर एस्टर बनाता है, और जब उस एस्टर को किसी बेस के साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो किस तरह से वो अपने पैरेंटल कार्बोऑक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल को देता है।
तो आप लोग मेरे उस वीडियो में जाइए और आसानी से आप एस्टर कैसे बनता है एंड स्पॉनिफिकेशन क्या होता है ये आप लोग उससे जान लीजिएगा ना। अब हम लोग बात करते हैं स्पॉनिफिकेशन हम लोग लेबोरेटरी में कैसे करते हैं। इसके लिए हम लोग लेते हैं कोई वेजिटेबल ऑयल, कोई भी, जैसे पाम ऑयल ले सकते हैं, कोकोनट ऑयल ले सकते हैं, और उस वेजिटेबल ऑयल में मैंने अभी बताया मौजूद क्या रहता है, फैटी एसिड, यानी जो भी हमने फैट लिया है और उसमें एस्टर जो भी हमारा फैट होता है उसमें, यानी कि स्पॉनिफिकेशन के प्रोसेस में आपको क्या पढ़ना है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। इज दैट क्लियर? यानी सोप किस प्रोसेस से बनता है, आफ्टर हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। तो जो हमने फैट लिया है उस फैट में मौजूद होता है एस्टर विच इज कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग चेन, क्योंकि यहाँ हम लोग लॉन्ग चेन की ही बात कर रहे हैं। एस्टर में 2 या 3 कार्बन भी मौजूद हो सकते हैं, बट लॉन्ग चेन की जब हम लोग बात करेंगे तो जो वेजिटेबल ऑयल होता है उसमें मौजूद रहता है वैसा एस्टर जिसमें कार्बन एटम की संख्या 15, 16, 17, 18 एंड सो ऑन, उससे ज़्यादा ही रहती है, उससे कम नहीं रहती है। तो हम लोग पहला काम क्या करते हैं, लेते हैं वेजिटेबल ऑयल या फैट जिसमें मौजूद रहता है एस्टर। इज दैट क्लियर? ना फिर उसमें हम लोग ऐड करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। What is the common name of sodium hydroxide? ये आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, क्योंकि एसिड बेसिस सॉल्ट में मैंने इसे पढ़ा दिया है ना। फैट में हमने मिलाया सोडियम हाइड्रोक्साइड और फिर इस दोनों को अच्छे से हम लोग मिक्स करते हैं और उसमें हम लोग थोड़ा सा डालते हैं कॉमन सॉल्ट, वही नमक जो हम लोग खाते हैं, यानी सोडियम क्लोराइड, उसमें थोड़ा सा ऐड कर दिया जाता है और फिर उसे स्टार्ट किया जाता है एंड वाटर बाथ के ऊपर उसे हीट किया जाता है। वाटर बाथ के ऊपर हीट करने का मतलब क्या है कि इस तरह से हमने मिक्सचर लिया, उसे एक बाउल वाटर और उस वाटर को हीट किया, इसके अंदर हमारा मिक्सचर मौजूद है और धीरे धीरे उसे हम लोग चलाते हैं और गर्म करते हैं। आप लोग अपने स्कूल में आप लोगों ने लेबोरेटरी में ये प्रैक्टिकल किया ही होगा। और चलाते चलाते क्या देखते हैं कि कुछ ड्रॉपलेट्स, कुछ सोप के ड्रॉपलेट्स हमें नजर आने लगते हैं, वही होता है एग्जैक्टली हमारा सोप। और एक्वस सॉल्यूशन में वो फ्लोट करने लगता है, हम लोग उसे कलेक्ट कर लेते हैं और फिर अब वो आपका एक बेस बन जाता है। अब उस बेस में आपको क्या कलर डालना है, क्या आपको एसेंस डालना है, ग्लिसरीन डालना है, ऑयल डालना है, आप अपने हिसाब से उसे डिफरेंट काइंड ऑफ सोप्स बना सकते हैं। तो पहले हम लोगों ने क्या लिया, स्पॉनिफिकेशन यानी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप में कोई भी वेजिटेबल ऑयल लिया या फैट लिया जिसमें मौजूद है एस्टर, इसमें हम लोगों ने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला और थोड़ा सा डाला कॉमन सॉल्ट यानी सोडियम क्लोराइड और फिर उसे हीट ऑन वाटर बाथ और वाटर बाथ पर उसे हम लोगों ने गर्म किया। धीरे धीरे बन जाता है सोप और सॉल्यूशन में मौजूद रहता है ग्लिसरॉल। दिस इज द बेसिक इक्वेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप। इसका बहुत ज़्यादा डिटेल इक्वेशंस आप लोगों को सीबीएसई बोर्ड में नहीं पढ़ना है, आप लोगों को सिर्फ ये इक्वेशन और इसके प्रोसेस के बारे में पढ़ना है। बट फिर भी मैं आप लोगों को थोड़ा डिटेल कॉन्सेप्ट दे रही हूँ ताकि क्लियरिफाई हो जाए कि किस तरह से वो अटैच है। यहाँ जो मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है, दिस इज ट्राइग्लिसराइड, इसी हम लोग ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। ग्लिसराइड यानी इट इज अ काइंड ऑफ एस्टर, क्लियर। और ये एक ऐसा एस्टर होता है जिसमें 3 एस्टर वाले फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड एज ट्राइग्लिसराइड। यहाँ देखिए ध्यान से, दिस इज CH2 COO C17H35, ये COO, दिस इज द एस्टर ग्रुप जिसके पहले भी R है और इसके बाद भी दूसरा R डैश है। तो इसी तरह से देखिए 3 COO 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 यानी कि 3 एस्टर वाले फंक्शनल ग्रुप आपस में अटैच्ड हैं
और इस वजह से इस कंपाउंड को हम लोग कहते हैं ट्राइग्लिसराइड। इसके साथ 3NaOH का रिएक्शन हम लोग करवाते हैं। ट्राइग्लिसराइड इज प्रेजेंट इन फैट और इन वेजिटेबल ऑयल। ये वेजिटेबल ऑयल में भी मौजूद रहता है, फैट में भी मौजूद रहता है। यानी यहाँ जो मैंने एस्टर लिखा है वो एस्टर इस फॉर्म में मौजूद रहता है। क्लियर? अब हम लोग इसका रिएक्शन करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, उसे हीट करते हैं, इसमें सोडियम क्लोराइड डालते हैं। अब देखिए क्या होगा। हमारा जो एस्पोनिफिकेशन का रिएक्शन था उसमें क्या था, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर होता था जिससे वो पैरेंटल अल्कोहल देता था एंड पैरेंटल कार्बोऑक्सिलिक एसिड देता था। लेकिन चूंकि पैरेंटल कार्बोऑक्सिलिक एसिड के साथ सोडियम अटैच हो जाता था, इस वजह से वो देता था सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोऑक्सिलिक एसिड। तो इस वाले ग्रुप में COO के पहले जो भी हमारा हाइड्रोकार्बन चेन होता था वो बनाता था अल्कोहल। क्लियर? जिन बच्चों ने मेरा वो वीडियो देखा है उन्हें ये समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए CH2 CH CH2 इसके साथ ये 3OH, किस तरह से देखिए ये OH OH OH। क्लियर? एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरॉल। ये वही ग्लिसरॉल है जिससे कि ग्लिसरीन बनाया जाता है। क्लियर? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरॉल। इसके बाद हमारा बॉन्ड इस जगह से ब्रेक हो जाता है और जो ये COO वाला ग्रुप है वो हमारा बना देता है, ये जो सोडियम है ये सोडियम आकर इसके साथ अटैच हो जाता है और ये बना देता है हमारा C17। चूंकि इसके बाद जो हाइड्रोकार्बन चेन है तीनों में देखिए ये क्या है, C17H35। इस तरह से 3 हमारा बन जाता है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोऑक्सिलिक एसिड। ध्यान से सुनिए, this is sodium salt of carboxylic acid. Since it has a large number of carbon, that's why it is long chain of sodium salt of carboxylic acid and this is the soap. यही हमारा सोप होता है और ऐसे ही सोप बनाया जाता है। बाय द वे, बोर्ड एग्जाम्स के लिए आप लोगों को इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये नहीं पढ़ना है, ठीक है? एग्जाम में ये कभी भी नहीं लिखा जाएगा कि आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है सोप का। ये बोर्ड्स में नहीं पूछा जाता है और ना ही इन दोनों को पूछा जाता है। एग्जैक्टली व्हाट इज सोप एंड व्हाट इज डिटर्जेंट सिर्फ ये पूछा जाता है। तो यू हैव टू लर्न ओनली द डेफिनेशन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट एंड व्हाट इज द केमिकल डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट, ये आपको पढ़ना है। साथ में मैन्युफैक्चर ऑफ सोप में आपके लिए ये वाला इक्वेशन इंपॉर्टेंट है ना। एक सवाल और, सोडियम क्लोराइड यहाँ पर हमने ऐड किया बस, बट इस पूरे रिएक्शन में सोडियम क्लोराइड के बारे में मैंने नहीं बताया। तो व्हाट इज द रोल ऑफ सोडियम क्लोराइड? कॉमन सॉल्ट हम लोग यूज करते ही क्यों हैं, ये भी क्वेश्चन आता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये। तो सोडियम क्लोराइड बेटा हम लोग यूज करते हैं टू एग्रीगेट द सोप मॉलिक्यूल। जो भी सोप का मॉलिक्यूल्स बनता है हमारे सॉल्यूशन में वो छोटे 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 टुकड़ों में बनता है, लेकिन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सोडियम क्लोराइड वो सारा एक जगह इकट्ठा हो जाता है और आसानी से उस सोप के सारे मॉलिक्यूल्स को हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं। दिस इज द रोल ऑफ सोडियम क्लोराइड। नाउ आई थिंक आप लोगों का व्हाट इज सोप एंड डिटर्जेंट एंड मैन्युफैक्चर ऑफ सोप क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग समझेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सोप। एक्चुअली स्ट्रक्चर ऑफ डिटर्जेंट एंड सोप, अब जो हम लोगों का टॉपिक चलेगा वो काफी कॉमन होगा, यानी दोनों में वो कॉमन हम लोगों को टॉपिक पढ़ना है। स्ट्रक्चर भी इन दोनों का सेम होता है, सिर्फ अंतर होता है उनके स्ट्रक्चर के एक पार्ट में, वो आप लोगों ने अभी समझ लिया। स्ट्रक्चर ऑफ सोप, जो सोप का मॉलिक्यूल होता है वो क्या था, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोऑक्सिलिक एसिड जिसमें सोडियम लास्ट में अटैच था। इज दैट क्लियर? तो ये जब भी हाइड्रोकार्बन का जब लॉन्ग चेन बनता है उसे हम लोग डिनोट करते हैं इस जिगजैग तरीके से। ये जो जिगजैग पाथवे आप लोग देख रहे हो ना, ये क्या है,
यही डिनोट कर रहा है कि इट इज अ लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन, यानी इसमें कार्बन की संख्या मोर देन 12 है, 13 है, 15 है, 16 है, 17 है, इस तरह से मौजूद है। क्लियर। और यहाँ जितना भी अपेक्स है, जो भी आपका वर्टिसेस यानी जो भी पॉइंट्स आपको दिख रहा है, इट मीन्स कि उन सारे पॉइंट्स पर कार्बन एटम मौजूद है। जस्ट लाइक दिस। आपको एग्जाम में ये वाला डायग्राम भी नहीं बनाना है, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है कि जितने भी पॉइंट्स हैं, इन सारे पॉइंट्स पर कार्बन एटम मौजूद है, जस्ट लाइक दिस। तो कभी भी कोई भी लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन जब डिनोट किया जाता है तो उसे यूं जिगजैग पाथ से इसे डिनोट किया जाता है। तो इसे देखकर घबराइएगा नहीं, ये कोई कुछ डिफरेंट चीज नहीं है, वो सेम है, यानी सेम वही हाइड्रोकार्बन है जिसमें हम लोगों ने इस कार्बन के चेन को बनाया था। चूंकि ये लॉन्ग चेन है तो ये इस तरह से इसका फॉर्मेशन हो जाता है और उसे इसी प्रकार से दिखाया जाता है, इसमें कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। क्लियर नाउ। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ सोप मॉलिक्यूल और अ डिटर्जेंट। क्लियर नाउ। अब इस स्ट्रक्चर में यहाँ जो है वो है हाइड्रोकार्बन चेन। तो जितना भी लंबा हमारा हाइड्रोकार्बन चेन हो, 15 हो, 16 हो, 17 हो, जितना भी लंबा हो, 35 हो, 50 हो कार्बन, इट डजेंट मैटर, जितना भी लंबा हमारा हाइड्रोकार्बन रहेगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, टेल। क्लियर। जस्ट लाइक स्नेक। आप एक स्नेक देख लो, तो स्नेक का जो माउथ है यानी जो उसका फेस है वो होता है हेड, और उसके बाद उसके लास्ट तक टेल ही तो रहता है। क्या उसके हाथ पैर होते हैं कि ये हमारी बॉडी है उसके बाद टेल है? वैसा स्नेक में नहीं होता है। स्नेक का सिर्फ हेड एंड टेल होता है। बिल्कुल उसी प्रकार से जस्ट लाइक स्नेक, ये देखने से भी कुछ सांप की ही तरह दिख रहा है। आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा ताकि आपको ये डायग्राम याद रहे। क्लियर। तो जो भी हमारा हाइड्रोकार्बन चेन है, चाहे वो जितना भी लंबा हो, उसे हम लोग कहते हैं टेल। एंड इसका जो एंड पॉइंट होता है यानी COONA, जो ये वाला पॉइंट है इसे हम लोग कहते हैं हेड। तो किसी भी सोप के मॉलिक्यूल में दो पार्ट होता है, हेड एंड टेल। चूंकि टेल हाइड्रोकार्बन चेन होता है, और ये हम लोग जूनियर क्लास में पढ़ चुके हैं कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जितने भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, क्योंकि वाटर में घुलने के लिए उनमें पोलैरिटी होनी चाहिए। पोलैरिटी इट मीन्स कि उनमें कोई चार्ज वाला इश्यू होना चाहिए, क्योंकि वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल। तो इसमें चूंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये हाइड्रोकार्बन है, और कार्बन का बना हुआ जितना भी कंपाउंड है वहाँ चार्ज वाली कोई बात नहीं होती है, क्योंकि वो कोवैलेंट बॉन्ड से अटैच्ड होते हैं। ठीक है। और साथ में उनमें कोई भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव या ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं रहता है। इस वजह से ये पोलैरिटी को शो नहीं करते हैं, इस वजह से ये इनसॉल्युबल रहते हैं पानी में, यानी ये पानी में नहीं घुलते हैं। और जब कोई इस पानी में नहीं घुलता है, इसे हम लोग कहते हैं इट इज हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक, हाइड्रो मीन्स वाटर, फोबिक यानी फोबिया यानी डर। फोबिक जो टर्म लिया गया फोबिया से लिया गया, जिसका मतलब होता है डर। क्लियर। तो हाइड्रोफोबिक यानी इसे पानी से लगता है डर। तो ये जैसे पानी से डर लगेगा, क्या वो नहाएगा? आप लोग सोचिए, आप में से कितने बच्चे डेली नहाते हैं? किन्हें पानी से डर लगता है और किन्हें पानी से डर नहीं लगता है? क्लियर। तो हाइड्रोफोबिक आप में से कितने हैं क्लास में, ये आप लोग आइडेंटिफाई कीजिए, यानी किन्हें पानी से डर लगता है। क्लियर। तो इसका जो टेल होता है वो हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, यानी उसे पानी से डर लगता है, इस वजह से ये पानी में इनसॉल्युबल रहता है। बट जो इसका हेड होता है, इसके हेड में यहाँ COONA है, तो स्लाइटली इट शोज पोलैरिटी। क्लियर।
स्लाइटली इट शोज पोलैरिटी बिकॉज ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है एंड सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। दैट्स वाई स्लाइटली हल्का सा, एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज सोडियम पे रहेगा एंड COO पर जो ऑक्सलेट ग्रुप है उस पर निगेटिव चार्ज आएगा। इसी वजह से जो हेड है वो पोलर मॉलिक्यूल की तरह शो करता है और इस वजह से ये हेड है हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रो मीन्स वाटर, फिलिक इट मीन्स लव, यानी इसे पानी से प्यार होता है। प्यार होने का मतलब कि इट इज इजिली सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि मैंने जस्ट अभी आप लोगों को बताया पानी में सिर्फ वही सब्सटेंस घुल सकता है जिसमें पोलैरिटी हो। तो इस पार्ट में पोलैरिटी शो की जाती है। दैट्स व्हाई इट कैन सॉल्युबल इन वाटर, इट कैन मेक अ बॉन्ड इन विथ वाटर। जैसे ही इसे पानी में घोला जाता है तो ये सोडियम आयन ये रिलीज हो जाता है और लास्ट में हमारे पास बचता है कुछ इस प्रकार का चीज जो कि हाइड्रोजन से यानी वाटर के हाइड्रोजन से अटैच हो जाता है इसके निगेटिव चार्ज के कारण, और सोडियम ये तो निकल कर पानी में चला गया और इस तरह से ये वाटर के मॉलिक्यूल के साथ भी अटैच हो जाता है। और इसी प्रकार से जो सोप का मॉलिक्यूल होता है वो एम्फोटेरिक नेचर का होता है, ड्यूअल नेचर का होता है, यानी उसमें दोनों पार्ट एक साथ होते हैं, हाइड्रोफोबिक पार्ट भी एंड हाइड्रोफिलिक पार्ट भी, दोनों एक साथ होते हैं। इट इज अ वेरी यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ सोप और डिटर्जेंट ड्यू टू विच इट कैन क्लीन एनी क्लॉथ, योर बॉडी, यूटेंसिल्स एंड सो ऑन। इसमें किसी भी चीज से गंदगी को हटाने की क्षमता होती है क्योंकि इसका ये पिक्यूलियर स्ट्रक्चर होता है। तो ये क्लियर हुआ आपका। आपको ये याद नहीं रखना है, सिर्फ ये याद रखना है कि सोप का जो मॉलिक्यूल होता है वो डुअल नेचर का होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें टेल होते हैं, यानी जो लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन है। टेल किसका बना हुआ है? टेल बना हुआ है हाइड्रोकार्बन चेन का। क्लियर? टेल बना हुआ है हाइड्रोकार्बन चेन का जो कि हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है एंड COONA इसका हेड बना हुआ है जो कि होता है हाइड्रोफिलिक नेचर का। ये क्लियर हुआ आपका ना। अब हम लोग आते हैं एक्टर माइसेल्स। मैं इसे इरेज कर देती हूँ क्योंकि ये आपकी जरूरत है ही नहीं, इसे आप लोगों को पढ़ना नहीं है, मैंने सिर्फ समझाने के लिए इसे ड्रॉ किया था। जिगजैग क्या है एग्जैक्टली और कहाँ कार्बन मौजूद होता है। नेक्स्ट टॉपिक है माइसेल। एक्चुअली होता क्या है, जैसे ही हम लोग सोप को पानी के अंदर घोलते हैं, क्लियर, कोई भी सोप मतलब ओनली सोप नहीं, यानी वो साबुन की टिकिया नहीं, आपने पाउडर डाला पानी में, आपने कपड़े को भिंगाया और उसके ऊपर साबुन लगाया, वैसे ही तो हम लोग कपड़ा धोते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जिसके पास भी वॉशिंग मशीन है वो लोग क्या करते हैं, कपड़े को डालते हैं, सर्फ को डालते हैं और फिर मशीन चलाते हैं तो पानी में वो घुल जाता है। यानी सोप सॉल्यूशन, पानी यानी वाटर विथ सोप, दिस इज नोन एज सोप सॉल्यूशन। यदि हम लोग हाथ से कपड़े को धोते हैं तो बाल्टी में हम लोग क्या करते हैं, सर्फ को डालते हैं पानी में, उसे घोलते हैं, उसके अंदर हम लोग अपने गंदे कपड़े को डुबो देते हैं। तीसरा हम लोग मेथड क्या अपनाते हैं कि यदि साबुन लगाना हो, यानी साबुन की टिकिया लगानी हो, तो कपड़े को भिंगाते हैं और उसके ऊपर साबुन की टिकिया को हम लोग रब करना यानी रगड़ना शुरू करते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, जब मम्मी बर्तन धोती है या आपके घर में जो मेड आती है वो बर्तन धोती है, तो पहले जितने भी बर्तन हैं उन्हें पानी से धोया जाता है और फिर आपके पास लिक्विड सोप है या आपकी टिकिया है या कोई पाउडर है, उसे हम लोग पानी के द्वारा घोलते हुए पानी के द्वारा ही उसे हम लोग यूज करते हैं। हम लोग नहाते हैं तो क्या करते हैं, अपने बॉडी को ऐसा कभी करते हो क्या, बाथरूम में घुसे, साबुन उठाया या लिक्विड सोप उठाया और सूखे बॉडी पे उसे रगड़ना शुरू किया, कभी किसी ने ऐसा किया है? पता करो कौन ऐसा करता है।
हम लोग क्या करते हैं, पहले बाथरूम में हम लोग जाते हैं और अपने बॉडी को वेट करते हैं यानी गीला करते हैं, उसके बाद ही हम लोग शैम्पू, साबुन की टिकिया, लिक्विड सोप, आपको जो भी यूज करना हो आप वैसे यूज करते हैं। जिनके यहाँ बाथिंग टब है वो लोग बाथिंग टब में लिक्विड सोप बनाते हैं, उसके अंदर जाते हैं। यानी कभी भी क्लींजिंग एक्शन सोप शो करता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। पानी के बिना वो क्लींजिंग प्रॉपर्टी को शो नहीं कर सकता है। तो होता क्या है, जैसे ही साबुन पानी के अंदर गया तो चूंकि इसके सोप के मॉलिक्यूल का दो पार्ट है, हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक, तो हाइड्रोफोबिक को लगेगा डर पानी से। जिसे पानी से डर लगेगा वो क्या पानी के साथ रहना चाहेगा, नहीं ना, वो लोग आपस में मिलना शुरू करते हैं। सोप के मॉलिक्यूल, ये दिस इज हेड एंड दिस इज टेल। तो सोप का मॉलिक्यूल क्या करने लगता है, वो एग्रीगेट करने लगता है इस प्रकार से, एक स्फेयर में वो एग्रीगेट करना शुरू कर देता है। आप कल्पना करो कि एक बॉल ले लो, आप घर पर भी इस स्ट्रक्चर को बना सकते हो, काफी खूबसूरत लगेगा वो। एक बॉल ले लो और उसमें बहुत सारे पिन, जो पेपर पिन आता है, आप चारों तरफ से उसे इंसर्ट कर दो। इस तरह से ये 3 डायमेंशनल, यहाँ मैंने 2 डायमेंशनल फिगर बनाया है, वो दिखने में बिल्कुल इस टाइप का लगेगा, जस्ट लाइक 3D बॉल। बॉल के ऊपर आपने बहुत सारे पिन को इंसर्ट कर दिया तो वो देखने में इस प्रकार का लगेगा। तो ये जो अरेंजमेंट होता है सोप के मॉलिक्यूल का, इट मीन्स स्फेरिकल अरेंजमेंट ऑफ सोप मॉलिक्यूल इन वाटर इज नोन एज माइसेल। ये डेफिनेशन भी आपके एग्जाम में आते हैं, व्हाट इज माइसेल? द स्फेरिकल अरेंजमेंट ऑफ सोप मॉलिक्यूल इन वाटर इज नोन एज माइसेल। वो इस तरह से अरेंज हो जाते हैं कि इसका जो हाइड्रोफोबिक यानी जो टेल है वो सारे के सारे अंदर चले गए और ऊपर आपका क्या बचा, हेड बचा। इसी स्ट्रक्चर को हम लोग माइसेल कहते हैं। इज दैट क्लियर? नाउ अब हम लोगों को पढ़ना है क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, यानी किस तरह से सोप या डिटर्जेंट जो भी हो वो कैसे गंदगी को साफ करता है। क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। एक्चुअली पहले आप ये बताइए व्हाट इज डर्ट? गंदगी है क्या? आपके कपड़े गंदे हो गए, ये है क्या? अचानक से आपने कपड़ा पहना और वो गंदा हो गया, आखिर वो गंदगी कहाँ से आई? डस्ट पार्टिकल है, सिर्फ डस्ट को झाड़ देंगे हमारा कपड़ा साफ हो जाएगा। बट नहीं, आप लोगों ने देखा होगा कि कपड़े में गंदगी जम जाती है। आखिर ये है क्या? तो डर्ट इज इक्वल टू वाइल प्लस डस्ट, वाइल प्लस डस्ट। तो ये नहीं समझ में आता कि हम कपड़े पहनते हैं, बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि मैम मैंने तो तेल लगाया ही नहीं, वाइल कहाँ से आया? बच्चे, हमारी बॉडी में सिबेसियस ग्लैंड होता है, कुछ ऐसा ग्लैंड होता है जिससे वाइल निकलता है। वाइल ग्लैंड्स होता है जिससे कॉन्स्टेंटली हमारे स्किन में से वाइल निकलते रहता है, ये हमें पता नहीं चलता। आप आइडेंटिफाई करो ना, आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे होंगे, आप लोगों की तो एज भी इतनी हो गई है कि स्किन में डिफ्रेंसिएशन आने लगता है आफ्टर द एज ऑफ प्यूबर्टी। तो बहुत सारे बच्चे का स्किन जो है ना बहुत ही ऑयली लगता है और बहुत सारे बच्चे का स्किन ड्राई लगता है। क्लियर? तो वो वाइल कहाँ से आया, उसके चेहरे पे चिकनाहट कहाँ से आई? और जिनका ऑयली स्किन होता है, पिंपल्स उन्हें ही होते हैं। तो भाई जिन्हें भी पिंपल्स हो अपने चेहरे को हमेशा साफ रखें। और डॉक्टर जिनके चेहरे पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो जाते हैं, डॉक्टर उन्हें सलाह देते हैं कि फैटी एंड ऑयली आइटम्स आप मत खाइए, क्योंकि आपके स्किन से ऑयल ज़्यादा निकल रहा है। इज दैट क्लियर? तो वहाँ ऑयल दिखता है, लेकिन जिनका ड्राई स्किन है या जिनका नॉर्मल स्किन है, फिर भी ये नेचुरल फिनोमेनन है कि हमारी बॉडी से कॉन्स्टेंटली ऑयल सिक्रीट होते रहता है ताकि हमारा स्किन मॉइस्ट रहे। इट इज द नेचुरल फिनोमेनन। तो हमने कपड़ा पहना, इस पे अब जो ऑयल हमारी बॉडी से निकला वो इस कपड़े में लग गया, चारों तरफ डस्ट तो है ही, डस्ट जाकर उससे चिपक गया और वो बन गया डर्ट। व्हाट इज डर्ट? डर्ट इज इक्वल टू ऑयल प्लस डस्ट। क्लियर? कहीं पर भी यही लागू होने वाला है। बर्तन जब हम लोग धोते हैं तो जिस भी बर्तन में, जिस भी यूटेंसिल्स में खाना बनाया जाता है उसमें ऑयल रहता है और उसमें आके गंदगी चिपक जाती है। हम लोग क्या साफ करते हैं? बर्तन में लगे हुए ऑयल को ही तो साफ करते हैं।
क्लियर। तो कहीं भी अगर सोप को क्लिनजिंग एक्शन शो करना हो, कपड़ा हो, आपका बॉडी हो, आपका बर्तन हो, कहीं पर भी आपने साफ करना है तो आपको क्या साफ करना है, वाइल को साफ करना है। तो मैं इसकी ये बता रही हूँ और फिर एक वीडियो के द्वारा मैं और भी क्लियरिफाई करूंगी। जस्ट वेट नाउ। होता क्या है, जैसे ही हमने क्या किया, सोप सॉल्यूशन लिया, सोप सॉल्यूशन लिया और इसमें मैंने एक कपड़े का टुकड़ा डाला। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा कपड़ा कैसे धुलता है, और फिर आप लोग खुद से अपना कपड़ा धोने लगिए। क्लियर, मम्मी को परेशान नहीं किया कीजिए। तो ये कपड़ा हमने डाला और इसके अंदर लेट अस सपोज दिस इज डर्ट, यही है हमारा, व्हाट इज इट, इट इज डर्ट। और डर्ट में क्या भी वाइल है। अब जिसे पानी से होगा नफरत, उसे तेल से होगा प्यार। इज दैट क्लियर। तो भाई जो हमारा सोप का मॉलिक्यूल है, इसका जो टेल है उसे है पानी से नफरत, तो वो पानी का अपोजिट होता है वाइल, तो वो पानी से दूर भागेगा तेल की तरफ। तो जैसे ही मैं इसे थोड़ा बड़ा बना दूं ताकि आपका ये क्लियर हो गया, इस बकेट में है सोप सॉल्यूशन और जैसे ही मैंने ये कपड़ा डाला, ये है वाइल, तो क्या होता है, साबुन के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो इस तरह से अटैच हो जाएंगे। मैं 2 या 3 ही बना रही हूँ, क्लियर, वो इस तरह से अटैच हो जाएंगे। और यहाँ तो भाई पानी भी है। तो अब देखिए क्या हो गया, सोप का जो हेड वाला पार्ट है, दिस वन, जो हेड है, उसने अपना एक बॉन्ड बना लिया पानी के साथ, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव आयन था, हाइड्रोजन, पानी का जो हाइड्रोजन है उसके साथ उसने बॉन्ड बना लिया। तो सोप का जो हेड है वो अटैच हो गया पानी के साथ, और इसका जो टेल है वो अटैच हो गया इस डर्ट के साथ जिसमें कि वाइल मौजूद है। और फिर हम लोग सेकंड काम क्या करते हैं, हम लोग सेकंड काम करते हैं एजिटेशन। एजिटेशन मीन्स दिस, अगर आप लोग अपना एक हैंकी भी खींचते होंगे खुद से, तो आप लोग क्या करते हैं, कप में हैंकी को भिंगोते हैं, उस पर साबुन लगाते हैं और उससे आप लोग यूं रब करने लगते हैं। एजिटेशन। यदि वॉशिंग मशीन में आपने कपड़ा धोया है तो वॉशिंग मशीन भी आप देखते होंगे सोप सॉल्यूशन बनने के बाद वो इस तरह से मूव करता है, यानी कपड़ा होता है एजिटेटेड। क्लियर। और धोबी क्या करता है, कभी आपने धोबी को कपड़ा खींचते देखा है, नदी के किनारे चले जाओ, वहां देखोगे वो लोग क्या करते हैं, उसे बीट करते हैं, वो इस तरह से पटकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, एजिटेट करते हैं, इसके ऊपर ब्रश रब करते हैं, मशीन में हम लोग धोते हैं, धोबी उसे कपड़े को पटकता है। किसी भी तरीके से हम लोग उस पर फिजिकली फोर्स अप्लाई करते हैं। फिजिकल फोर्स अप्लाई करने से क्या कंपाउंड ब्रोकन डाउन होता है। आप लोगों ने 9th क्लास में कंपाउंड की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि फिजिकल मेथड्स के द्वारा वी कैन नॉट ब्रोकन डाउन अ कंपाउंड, हम लोग नहीं तोड़ सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस फिजिकल मेथड है, तो उसके द्वारा हम लोग सोप के पार्टिकल को तो नहीं अलग अलग नहीं कर सकते, यानी हेड अलग हो जाए और टेल अलग हो जाए ऐसा तो नहीं होगा। बट सोप के मॉलिक्यूल के कारण क्या हुआ, ये जो वाइल है यानी ये जो डर्ट है वो अटैच हो गया किसके साथ, वाटर के साथ वो अटैच हो गया। फिर हमने एजिटेशन किया और फिर हम लोग क्या करते हैं, कपड़े को रनिंग वाटर में वॉश करते हैं। यानी अब इसे हिंदी में मैं बताऊं तो कपड़े को बहते हुए पानी में खंगाला जाता है। क्लियर। ऐसे हम लोग डालते हैं, पानी गंदा हुआ उसे फेंक दिया और फिर हम लोग बार बार उसे डुबोते हैं। उससे क्या होता है, उस रनिंग वाटर के साथ, यानी जो गंदा वाला पानी हमने फेंका, तो इस पानी के साथ ये सोप का पार्टिकल्स, ये डर्ट पार्टिकल सारा निकल गया। और इसलिए बार बार हम लोग वॉश करते हैं इन रनिंग वाटर, और इस तरह से हमारा गंदा कपड़ा साफ हो जाता है। इसी पूरे प्रोसेस को मैं एक वीडियो के द्वारा आप लोगों को बताना चाह रही हूँ ताकि आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए। अब हम लोग देखेंगे क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप। ये सोप का मॉलिक्यूल है जिसमें हेड एंड टेल दोनों मौजूद रहता है। ये है हेड जो कि हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, ये है टेल जो कि हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। ये हमारा क्लॉथ है जिसमें वाइल्ड पार्टिकल्स जब आते हैं तो डस्ट के साथ मिलकर बना देते हैं डर्ट। इस गंदे कपड़े को साफ करने के लिए सोप को, किसी भी काइंड का सोप हो, उसे वाटर में मिलाया जाता है।
उसे स्टायर करके बनाया जाता है सोप सॉल्यूशन, और इसी सोप सॉल्यूशन के अंदर कपड़े को साफ किया जाता है। इस सोप सॉल्यूशन में जब डर्टी क्लॉथ डाला जाता है तो देखिए क्या होता है। सोप मॉलिक्यूल का जो हाइड्रोफोबिक एंड है वो वाइल रूपी डर्ट से अटैच हो जाता है और इसे रिंस करने के कारण रन ऑफ वाटर के साथ ये कपड़े से बाहर निकल जाता है और इस तरह से हमारा कपड़ा साफ हो जाता है। थिंक वीडियो के द्वारा अब आप लोगों का क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये सबसे ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम्स के लिए ना। अब हम लोग छोटी छोटी बातें सोप एंड डिटर्जेंट के बारे में पढ़ेंगे। बहुत कुछ तो हम लोगों ने सीख लिया। डिटर्जेंट का भी जो क्लींजिंग एक्शन होता है वो बिल्कुल सोप की ही तरह होता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है डिसएडवांटेजेस ऑफ सोप। आखिर साबुन की क्या डिसएडवांटेजेस है? क्लियर। हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर, ये आप लोगों ने जूनियर क्लास में पढ़ा होगा। वाटर में बहुत तरह के मिनरल्स एंड बहुत तरह के आयंस मौजूद रहते हैं, यदि जिसमें से एक मैग्नीशियम आयन एंड कैल्शियम आयन भी होता है। यदि वाटर में मैग्नीशियम आयन एंड कैल्शियम आयन की मात्रा बहुत ही ज़्यादा हो जाती है तो उसे हम लोग कहते हैं हार्ड वाटर। हिंदी में हम लोग उसे कहते हैं खारा पानी, जैसे समुद्र का पानी। समुद्र का पानी आप लोगों का खारा पानी कहलाता है, क्योंकि उसमें मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सॉल्ट्स बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और इसी वजह से उसका स्वाद भी खराब लगता है। और खारे पानी में यानी हार्ड वाटर में कपड़े आसानी से साफ नहीं होते हैं। इसका वजह ये है कि सोप आसानी से हार्ड वाटर में क्लींजिंग एक्शन को शो नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? आइए थोड़ा सा इसका डिटेल हम लोग समझते हैं। सोप के मॉलिक्यूल में COONA, जैसे ही हम लोग इसे पानी में घोलते हैं, मैंने क्या कहा था, ये सोडियम आयन चला जाता है निकलकर बाहर और ये COO यानी जो ऑक्सलेट ग्रुप है वो हमारा बच जाता है सोप से। पानी में मौजूद है बहुत ज़्यादा मात्रा में विथ रिस्पेक्ट टू सोडियम, बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या मौजूद है, कैल्शियम आयन एंड मैग्नीशियम आयन। और ये दोनों क्या करते हैं, इस निगेटिवली चार्ज्ड सोप पार्टिकल के साथ अटैच हो जाते हैं और अटैच होने के बाद वो एक इनसॉल्युबल कंपाउंड बना देते हैं। जैसे ही यहाँ मैं R लिख दे रही हूँ ताकि ये लॉन्ग चेन ना बनाना पड़े। आप लोगों को इसका डिटेल यानी इसका केमिकल फॉर्मूला नहीं पढ़ना है। क्लियर। RCOO2Mg। और ये जो एक तरह का कंपाउंड बनता है ये होता है इनसॉल्युबल इन वाटर। ये पानी में इनसॉल्युबल होता है जिसे हम लोग कहते हैं SCUM, स्कम। और ये स्कम क्या करता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है और जो भी कपड़ा हम लोग वॉश करने के लिए उसमें डालते हैं उसके ऊपर जाकर वो जमा हो जाता है, प्रेसिपिटेट डाउन हो जाता है उसी कपड़े के ऊपर। और इस वजह से जो सोप का एक्शन है, दोबारा यदि हम लोग उसमें कितना भी साबुन डालते जाएं वो सोप के एक्शन को यानी सोप का जो क्लींजिंग एक्शन है उसे वो इंटरफेयर करता है और इस वजह से कपड़ा साफ नहीं हो पाता ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्कम। और स्कम क्यों बनता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आयन इन हार्ड वाटर। तो इस तरह से जो सोप होता है वो हार्ड वाटर में कपड़े को अच्छे से साफ नहीं करता है। बट डिटर्जेंट में हमारे पास ये ग्रुप नहीं होता है, इसके जगह मौजूद रहता है बेंजीन सल्फोनेट। क्लियर। जो कि कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन के साथ रिएक्शन नहीं करता है और इस वजह से जो डिटर्जेंट होता है वो हार्ड वाटर में भी कपड़े को अच्छे से साफ कर सकता है। दिस इज द एडवांटेजेस ऑफ डिटर्जेंट ओवर सोप। क्लियर। कि सोप हार्ड वाटर में अच्छे से अपनी क्लींजिंग प्रॉपर्टी को शो नहीं करता है, वहीं पर डिटर्जेंट हार्ड वाटर में भी
कपड़े को अच्छे से साफ कर देता है। एक क्वेश्चन अक्सर आता है कि क्या कोई पानी हार्ड वाटर है या सॉफ्ट वाटर है, इसकी पहचान हम डिटर्जेंट से कर सकते हैं? नेवर, कभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डिटर्जेंट सॉफ्ट वाटर में भी कपड़े को अच्छे से साफ कर सकता है और हार्ड वाटर में भी कपड़े को अच्छे से साफ कर सकता है। बट सोप के द्वारा हम लोग ये पता लगा लेते हैं कि हार्ड वाटर है या सॉफ्ट वाटर है, क्योंकि सॉफ्ट वाटर में वो अच्छे से कपड़े को साफ करेगा, अच्छे से वो झाग देगा, बट हार्ड वाटर में वो झाग भी नहीं देगा और कपड़े को भी वो साफ नहीं करेगा। नाउ जो लास्ट टॉपिक है हमारा वो है डिसएडवांटेजेस ऑफ डिटर्जेंट ओवर सोप। आखिर कुछ तो खास बात होगी सोप की। बिल्कुल, जो हमारा सोप का मॉलिक्यूल होता है वो होता है बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, वहीं पर डिटर्जेंट होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। तब आप लोगों को तो पता ही है, ठीक है, कि जो बायोडिग्रेडेबल है वो पॉल्यूशन काउज नहीं करता है, बट जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है वो आसानी से पॉल्यूशन काउज करता है। और इस तरह से हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक सोप एंड डिटर्जेंट वाला टॉपिक भी खत्म होता है। इससे रिलेटेड जो भी नोट्स होगा वो मैं अपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ओके, बाय।